गुड मॉर्निंग। बीएसटीसी प्रथम वर्ष के ऑनलाइन क्लास भारतीय समाज और शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नीति निर्देशक तत्व वे तत्व होते हैं जो राज्य के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य के लिए सरकार संविधान द्वारा राज्य को प्रदान किए जाते हैं। अगर नीति निर्देशक तत्वों का तात्पर्य यह है कि लोगों की सेवा हेतु जो राज्य को सरकार द्वारा जो कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं वे नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों की बहुत ही आवश्यकता होती है। अब हम नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में जानकारी वो प्राप्त करेंगे। तो नीति निर्देशक तत्वों के हमारे भारत के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा है। किसके अंतर्गत? भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जोड़ा गया है। जो भारत के कल्याणकारी राज्य जो भारत देश को कल्याणकारी बनाने हेतु इसको प्रेरित किया जाता है, अतः यह प्रत्येक राज्य को प्रदान किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 36 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों की क्या परिभाषा है। उसके बाद में अनुच्छेद जो 36 है उसके अंदर न्यायालय द्वारा परिवर्तन न होना। न्यायालय के द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व है वो किसी भी तरह का उसके अंदर परिवर्तन नहीं किया जाता है, जबकि देश के साधन व्यवस्था के संचालन व नियमन हेतु राज्य सरकार का कर्तव्य होता है कि वह अपने नीति निर्देशक तत्वों का उपयोग करे। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 38 के अनुसार लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु उपयोगी नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है? राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोगों के कल्याण है तो उसके अंदर अभिवृद्धि करने हेतु ये काफ़ी उपयोगी है। इन नीति निर्देशक तत्वों के कारण हम लोगों की विभिन्न प्रकार से सहायताएं वो कर सकता है राज्य। नेक्स्ट अनुच्छेद 39 राज्य के लिए कतिपय अनुसरणीय नीति तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 39 के लिए जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए बहुत ही अनुसरणीय है। उनका उल्लेख है वो किसके अंतर्गत किया गया है? हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 के अंतर्गत किया गया है। तो राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व है वो बहुत ही आवश्यक है, जिसके माध्यम से राज्य है वो लोक कल्याणकारी संस्था बन सकता है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 क के अनुसार हमारे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिले, इसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यवस्था की गई है, जिसके लिए विधिक सहायता नागरिकों को दी जाती है। अतः कानून की दृष्टि से सभी नागरिक है वो कैसे समान है, चाहे वो उच्च हो, चाहे निम्न हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी के सभी व्यक्ति है क्या है? समान है। चाहे किसी भी व्यक्ति का कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, वे कानून की दृष्टि से समान है और वे कानूनी सहायता लेने के लिए बाध्यकारी है, कानूनी सहायता ले सकते हैं। फिर अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से 51 तक है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 है उसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। गाँवों के अंतर्गत उच्च तरीके की जो निम्न स्तर की जो संस्था होती है ग्राम पंचायत, उसका गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक सरपंच होता है, उसके अलावा एक उप सरपंच, इसी प्रकार से वार्डों से निर्मित होकर वार्ड पंच और इस प्रकार से ग्राम पंचायत का गठन है वो अनुच्छेद 40 के अनुसार किया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में नागरिकों की सहायता हेतु होती है। फिर है अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं के में काम, शिक्षा, लोक सहायता का अधिकार। व्यक्तियों को कुछ ऐसी दशा विपरीत दशा के अंतर्गत कोई बेरोजगार है तो उसे ग्राम रोजगार दिलवाना राज्य की जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा राज्य के प्रत्येक नागरिकों को शिक्षा प्रदान करवाना, इसी के अलावा किसी भी प्रकार के लोक सहायता है तो राज्य की आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है, तो लोक सहायता पाने का उसका पूर्ण अधिकार है व्यक्ति का। फिर अनुच्छेद 42 काम करो है तो निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मजदूरी करता है तो उसे न्यूनतम वेतन की अपेक्षा जितने घंटे तक व्यक्ति मजदूरी करता है उसका उसे पूर्ण रूप से वेतन है वो मिले, न कि उसे न्यूनतम वेतन दिया जाए। फिर अनुच्छेद 43
अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंध में काम करो की भागीदारी। जो उद्योग है, जो हमारे सरकार द्वारा स्थापित ये जो उद्योग है, उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति है वो आसानी से काम है वो प्राप्त कर सकता है। तो उद्योगों के प्रबंधन के अंदर मजदूरों की भी कहीं न कहीं भूमिका रहती है, जो राज्य उन्हें प्रदान करता है। फिर अनुच्छेद 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 से वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है, वो क्या है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को समानता के अधिकार है और समान रूप से वह किसी न किसी राज्य के नागरिक है। और राज्य के नागरिक होने के पीछे कर्तव्य ये होता है कि वह राज्य की अखंडता को बनाए रखे और उसका निर्माण करे। फिर अनुच्छेद 45 के अंतर्गत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। जो आप देख रहे हो वर्तमान में RT एक्ट 2009, इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। उनकी किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है। और ऐसी स्थिति में प्राइवेट विद्यालय के अंदर पढ़ता है तो उसकी फीस का अनुदान केंद्र सरकार और राज्य सरकार करती है। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 46, जिसके अंतर्गत SC/ST व दुर्बल वर्गों के हेतु शिक्षा व हितों की रक्षा करना। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत SC/ST और दुर्बल वर्ग, ये वर्ग जो पिछड़े क्षेत्र में उनकी सहायता हेतु और उनके हितों की सुरक्षा हेतु भी कहीं न कहीं निर्देशक तो अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। फिर उसके अलावा अनुच्छेद 47 पोषण व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जैसे हमारे विद्यालय के अंदर पोषण योजना शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य क्या है, बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। ये राज्य का मुख्य नीति निर्देशक कर्तव्य है। फिर अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत किसानों के लिए कृषि व पशुपालन संगठन हेतु राज्य उन्हें विभिन्न प्रकार के ऋण है वो दिलवाता है। इससे वह विभिन्न प्रकार से कृषि को उन्नत बना सकता है और अत्यधिक मात्रा में पशुपालन है वो कर सकता है। फिर 48 का पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीव संवर्धन। 48 का के अनुसार व्यक्ति है वो मनुष्य पर्यावरण संरक्षण अत्यधिक मात्रा में पर्यावरण का संरक्षण करे और पर्यावरण संरक्षण के साथ में ही वन्य जीवों की सुरक्षा करना भी मनुष्य का कर्तव्य है। इसके लिए राज्य विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, विभिन्न प्रकार के उद्यान राष्ट्रीय उद्यान बनाती है, जिसकी वजह से पर्यावरण का भी संरक्षण होता है और वन्य जीवों की भी सुरक्षा होती है। फिर नेक्स्ट है 49 राष्ट्रीय स्तर के महत्व स्मारक स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण देना। अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर के स्मारक जैसे लाल किला है, आगरा का ताजमहल है, विभिन्न प्रकार के महापुरुषों की छतरियां हैं, उनको संरक्षण देना राज्य के एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और उनका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। 50 के बाद में अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। अनुच्छेद 49 के अनुसार जो हमारी कार्यपालिका है उसको न्यायपालिका से अलग करना, क्योंकि कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है कानून को व्यवस्था को बनाए रखना होता है, जबकि न्यायपालिका को इससे पृथक करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का संबंध होगा तो कहीं न कहीं पक्षपात हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसको पृथक किया जाता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत ये बात की गई राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए विशेष रूप से उसकी वृद्धि के लिए विशेष रूप से कार्यरत रहे। इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहीं न कहीं राज्य को एक महत्वपूर्ण संस्था बनाने के लिए अपनी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि राज्य के पास में नीति निर्देशक तत्व नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में वह चाहकर भी अपनी प्रजा का भला है वो नहीं कर पाएगा।
लोक कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। इन नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा राज्य है वो विभिन्न प्रकार से नागरिकों की सेवा कर सकता है। साथ में हमारी जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर के महत्व की चीज़ों हैं उनका भी संरक्षण कर सकता है, पर्यावरण का भी संरक्षण कर सकता है, वन्य जीवों का भी संरक्षण कर सकता है और सभी को समान शिक्षा है वो उपलब्ध करवा सकता है और सभी के साथ में समान रूप से कानून न्याय व्यवस्था है उसको भी लागू है वो कर सकता है। इस प्रकार से व्यक्ति के राज्य के कल्याणकारी संस्था बनाने हेतु नीति निर्देशक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।